नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर और तथा वास्तु के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एपिसोड हमारा जो है वो आज रहेगा कंस्ट्रक्शन और कुछ आर्किटेक्चरल क्वेरीज़ के ऊपर। लेकिन इन क्वेरीज़ को लेने से पहले मैं आपको ज़रा कुछ भाव बताना चाहता हूं। वो ये है कि वास्तु को हम लोगों ने जाना तो है लेकिन अभी पहचाना नहीं है। वास्तु एक साइंस ऐसी है जो वैदिक ज़माने से चलती आ रही है, बहुत पुरातन एक साइंस है। हम जब भी अपने घर को बनाते हैं, कुछ उसमें चेंजेस लेके आते हैं, तो वास्तु की अपडेट्स और वास्तु की टिप्स लेना भूल जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तु की या तो हमारे को ज्ञान नहीं है, या फिर अगर ज्ञान है तो वो गलत है कि वास्तु शायद बहुत महंगा है या तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा करवा देता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी ये सीरीज़ जो है वो इसी ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाने के लिए बनी है। ये सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स आपके पास लेके आएँ जो कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, जो आर्किटेक्चर लाइन से हैं या इंटीरियर्स करते हैं, जो आपके घर को संवारने, निखारने और बनाने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे ये एक्सपर्ट्स अपने क्वेश्चंस के साथ में, और उनको आंसर देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्वा, जो कि बहुत ही जाना माना नाम है वास्तु के अंदर। और आज हम उनके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का क्या संबंध है। लेकिन उससे पहले आइए उनसे भेंट कर लें। नमस्कार आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके थे वास्तु की कुछ गहराइयों के बारे में, आज एक और पहलू है इसका जो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। वो है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का संबंध कितना गहरा है और कितना कारगर रहता है वो हर काम के लिए। बिल्कुल जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। ज्योतिष का और वास्तु का आपस में बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक साथ हाथ पकड़ के चलते हैं। उसका कारण है कि ज्योतिष एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। वास्तु हम एक छोटे से एरिया के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे ज्योतिष में हमारे पूरे सौर मंडल की चीज़ें आती हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ज्योतिष के अंदर आते हैं। और हम पृथ्वी पर रहते हैं। हम मानते हैं कि हम सेंटर हैं और हमारे चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं, और हम भी घूम रहे हैं। सच्चाई यही है। हमें सूरज उगता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सूरज अपनी जगह स्टिल है। वो केवल हमारी एक प्रतीति है कि सूरज उगता है और छुपता है। सूर्य की रोशनी का जो प्रभाव है हमारे घर पे सुबह से लेकर शाम तक का, उसका इफेक्ट जो हमें मिलता है उसको चैनलाइज करने के लिए, उससे हम एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए हम वास्तु का प्रयोग करते हैं। अब उसी के आधार पर हमने वास्तु में भी हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्लेनेट को उसका लॉर्ड या उसकी गवर्नेंस दे रखी है। ऐसे ही अब किसी की ज्योतिष में कुंडली के अंदर अगर हम देखें कोई चीज़ ऐसा ग्रह खराब है, तो वो हमने पाया है अपने रिसर्च में भी, अपनी प्रैक्टिस में भी, और ये शास्त्र में भी लिखा है कि उस व्यक्ति के घर में या भवन में, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, उस स्थान पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर मिलती है। और अगर हम रेक्टिफाई कर लें दोनों को एक साथ, कि हम उस ग्रह के लिए हम कुछ रेक्टिफिकेशन ले लें, रेमेडी ले लें, और घर में उस भवन में भी अगर हम कुछ रेमेडी कर लें, तो क्या होता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी चैनलाइज हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छे से हमें असर देती हैं। आचार्य जी, इसके अंदर एक प्रश्न जुड़ जाता है आकर कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे घर है, मान लीजिए घर के अंदर कुछ इस तरह की नेगेटिविटीज़ हैं कि बीमारी आती है, जाती ही नहीं, या सभी एक एक करके बीमार होते रहते हैं, तो इसके अंदर वास्तु का कितना रोल है और यहाँ एस्ट्रोलॉजी हमारे को कैसे हेल्प करती है? जी, हमारे साथ देखिए जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका पूरा सीधा संबंध हमारे जन्म से है। हम जन्म समय में जिस भी ग्रह के इन्फ्लुएंस में पैदा होते हैं उनका असर हमारे पर लाइफ टाइम रहता है। जैसे जैसे हमारा डिवाइन टाइम चेंज होता है, हमारा दशाएं चेंज होती हैं, हमारे पास वो इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे पास उस कुंडली की गणना से हमने कैलकुलेट कर रखे। अब उसी के हिसाब से मान लीजिए मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी चैनलाइज नहीं है एनर्जी, जहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, और साथ में मेरी दशा भी ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे परेशानी ज़्यादा महसूस होगी। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी जी, तो अगर भगवान न करे उसका एक्सीडेंट होगा तो चोट ज़्यादा लगेगी। और उस पर से अगर उसने ड्रिंक भी कर रखी है, नशा भी कर रखा है,
तो चोट और ज़्यादा लग सकती है जी। अच्छा, ऐसी इसको कंडीशन को इसको ऐसा मान लें कि उसने बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सीट बेल्ट लगा के चल रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट इज समथिंग जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है। आप तो ठीक चल रहे हो पर सामने वाला आके आपको टक्कर मार सकता है। आपने अगर अपने आप को सेफ्टी से रखा हुआ है, सिक्योर रखा हुआ है, तो आपके पास इम्पैक्ट कम आएगा। तो क्या है कि दशा और समय के हिसाब से परेशानी आती जाती रहती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आ रहा है वो उस पर निर्भर करता है कि मैं रह कहाँ हूँ। आचार्य जी, ये तो आपने बहुत खूबी से समझा दिया, लेकिन फिर भी दर्शकों को और क्लैरिटी देने के लिए एक प्रश्न और आ रहा है मेरे मन में कि मान लीजिए किसी की कुंडली के हिसाब से तो उसका अभी व्यवसाय के अंदर लॉस लिखा हुआ है, और वास्तु जो है अगर उसने करा लिया है तो उस लॉस का इतना प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। क्या ये बातें सही हैं? और अगर ये बात सही है तो एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ साथ में इसके कि यदि किसी के एस्ट्रोलॉजी के अंदर, किसी के अंदर भाग्य के अंदर लॉस लिखा हुआ है, तो क्या वास्तु कराने से उसकी कम हानि हो सकती है, जैसा कि अभी आपने समझाया? बेशक। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब व्यक्ति की दशा और दिशा बदलती है तो उसका भाग्य बदल जाता है। अच्छा। मैं इसमें भाग्य क्या होता है थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। भाग्य होता है हमारे वो कर्म जो हमने पहले करे हुए हैं, जिसका फल हमें आज मिलने वाला है। ओके। बहुत सीधी सी बात है, पुरानी कहावत है, सबको पता है कि करनी करे तो क्यों करे और करके क्यों पछताए, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए। अब मैंने जो बोया हुआ है काटना तो मुझे वही है, लेकिन अगर मेरा समय, दशा मतलब डिवाइन टाइम कि मेरा समय किस प्रकार का चल रहा है, दिशा मतलब मैं अभी आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर धर्म करके बात करना शुरू कर दूंगा तो वो हमारा कनेक्ट खत्म हो जाएगा। या मैं उधर मुँह करके बात कर रहा हूँ आपकी तरफ कर लूँ तो हमारा कनेक्ट अच्छा हो जाएगा, तो हम ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिशा का तात्पर्य ये है, जैसे ही व्यक्ति की दिशा या दशा बदलती है तो उसका समय बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि जी किसी के भाग्य में या किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि जी नुकसान होना है, लेकिन अब वो ऐसी दिशा में है जहाँ पर नुकसान होने के कम चांसेस, या उसने अपना वास्तु करा रखा है, दिशा का तात्पर्य ये है, और वहाँ पर उसकी एनर्जी बिल्कुल चैनलाइज है, तो उसको इम्पैक्ट आएगा, पर उतना नहीं जितना अगर कोई नॉन वास्तु वाला है उसको आएगा। तो आचार्य जी, जैसे आपने अभी समझाया दशा और दिशा के विषय में, जो आपने बताई बात बहुत ही सटीक बात थी वो अगर मान लीजिए इसमें जहन में एक और क्वेश्चन आता है इससे कि एक दुकान है, से ज्वेलरी की दुकान है, और सेठ साहब जो हैं वो लगातार नुकसान महसूस करते जा रहे हैं, साथ ही में कोई और दुकान खुल गई ज़्यादा बड़ी तो ग्राहक वहाँ जाना शुरू हो चुका है, और काम में भी नुकसान हुआ किसी तरीके से, सामान आना जाने के अंदर ही। तो ये अगर अपनी सीट को हल्का सा बदल लें, या दिशा, जैसे आपने कहा दिशा हल्की सी बदल लें, क्या उससे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा? बेशक, बिल्कुल। देखिए, यूँ तो कई सारी चीज़ें होती हैं देखने की, है ना, कि खाली सीट बदलने से ही एकदम पूरा फर्क नहीं पड़ जाएगा जी। उसमें देखना होगा कि उनकी एंट्रेंस किस तरफ से है, या उन्होंने अपना मटेरियल कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर उनकी तिजोरी रखी हुई है, कहाँ पर उनका कैश काउंटर है, कई सारी चीज़ें उसमें देखने की होती है। कहाँ पर उन्होंने कई बार शॉप में ना जैसे छोटी सी एक पेंट्री सी बना लेते हैं, उन्होंने कहाँ पर बना रखी है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा आचार्य जी कि जो दुकान कुछ साल पहले तक इसी व्यवस्था के अंदर उनको लाभ दे रही थी, आज अचानक ही उसमें नुकसान होना शुरू हो गया। बिल्कुल, मैं बताया ना, देखिए ये आता है दशा से, समय, है ना, कि जब समय खराब आता है तो ऑब्वियसली चलती हुई चीज़ भी खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन नुकसान उसको ही ज़्यादा होता है कि जिसने अपना अरेंजमेंट नहीं कर रखा है। जिसने अरेंजमेंट कर रखा है उसको नुकसान उतना नहीं होता है। अब मैं वही बता रहा था कि कई सारी चीज़ें इसमें देखने की हैं। हाँ बिल्कुल, अगर जो दुकान के मालिक गलत दिशा में बैठे हुए हैं, गलत स्थान में बैठे हुए हैं, गलत दिशा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, और जैसे ही वो उसको चेंज करेंगे उसको उस पर्टिकुलर चीज़ की नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि और भी कई सारी चीज़ें उसमें देखने की हैं जिनसे नेगेटिविटी कई बार एमिट हो रही होती है, तो उसको कैसे हम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें ये अपने दिमाग से काम नहीं करना होता है इसके अंदर। ये एक साइंस है, विज्ञान है, और एक्सपर्ट्स ही आएँ और इसको चीज़ को समझाएं, यही बात बन के निकल के आती है सामने। तो दोस्तों, समय हो चला है एक एक्सपर्ट को आपसे मिलवाने का। हमने वायदा किया था कि आपको हम एक आर्किटेक्ट से मिलवाएंगे, और हम लोग एक ऐसी प्रोफाइल लेके आए हैं जो दिल्ली NCR के अंदर बहुत ही विख्यात है। पहले उनके बारे में हम जानते हैं एक छोटे से AV के द्वारा। आइए।
सो प्रीति अरोड़ा जी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। और आप एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं और दिल्ली एनसीआर के अंदर काम करती हैं। आई एम श्योर वास्तु की आपको समय समय पर ज़रूरत पड़ती रहती होगी। क्या मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जी। आजकल आज की डेट में I think 90% of the clients who get associated with us, either for the architecture of the building or for the interiors of the building, and in fact not just architecture, we even do Acharya ji ke sath, we even do test fits before people even have to buy a property. Okay. So Vastu architecture, to call it in fact, to be more specific with the terminology, it's Astro Vastu architecture. The complete terminology is this. So Astro Vastu architecture is actually practiced, and we are very fortunate enough that clients nowadays are approaching us along with a real estate consultant right at the time of selection of the property. Say in the same township, if they've selected 7 to 8 apartments that they've shortlisted, so we visit those apartments and we see that because ओरिएंटेशन एक हाउसिंग में चेंज होती जा रही है। अगर एक टावर में हमारा लेआउट सेम है, बट एज द टावर विद इन द सेम टावर इफ देर आर 4 अपार्टमेंट्स ऑन 1 फ्लोर, द ओरिएंटेशन इज चेंजिंग. So one is that we are helping at that stage itself. Which is the best stage, I would say, because nowadays in Delhi NCR there are very few lucky ones who are getting to build their building from the foundation level. I mean, kitno ke paas utne funds hain, most of them are going for built-in properties. Second comes the architecture level, agar jad se ban raha hai. Third comes the interior level की बनी बनाई बिल्डिंग ली है, अब जो है जैसे है जहाँ है वहीं है, अभी क्या करें. सो इधर मैं एक बात ये बताना चाहूँगी एज एन आर्किटेक्ट, और आजकल गूगल तो सबको ज्ञान देने के लिए है ही, तो हमको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जो हम लोग अब फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ ओनली वास्तु आर्किटेक्चर. But this Vastu architecture, I would say, practicing it in solitude is misleading. Why? Because we are following a few generic principles. For example, Southwest should not be this. I mean, it's you type on Google these keywords and we have a list of directory, that Southwest should not be this, should not be this, should not be this. हमने बड़े आसानी से clients feel very satisfied, जी ये हुआ और ये हो गया, fine. But do they really get a result by doing that? I would say no. And in fact, I would say that this is not correct, morally correct on the part of an architect as well. Here comes where we have Acharya ji with us, and to work as a team for the guidance, for the complete guidance, I would say, guidance which is specific to the end user. अब वहाँ पर Southwest is not good for, there are innumerable things which it is not good for or it is good for, but specific to somebody, I think we play a role. आचार्य जी के पास इसका समाधान लेने चलेंगे. मैं दोस्तों को समझा दूं अपने कि जो हम लोग कुछ ऐसा ज्ञान है जो कि गूगल पे बहुत उपलब्ध रहता है, और उस ज्ञान को लेकर हम लोग कई दफ़ा सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने गूगल को कंसल्ट कर लिया तो हमारा ये दिशा ऐसे ही होना चाहिए, तो हमारी दशा भी बदल जाएगी. मैम का कहने से मतलब ये है, और जब मैम कहती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक एक्सपीरियंस लेकर वो कह रही हैं, तो नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी बात को. आचार्य जी से समाधान लेते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो आचार्य जी से प्रश्न करना चाहते हैं, वो कितने सक्षम हैं. सो मैम, इससे पहले कि हम आचार्य जी के पास चलें, आपका काम, आप कब से काम कर रहे हैं? आप मुझे हो गए जी 25 ईयर्स हो गए मुझे 25 काम साल करते हुए आपकी प्रैक्टिस को. हाँ जी. और इस दौरान आप कितने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं? Well, I think my portfolio is never complete. Even if the clients ask for it's such a hassle to complete a portfolio, because I've been working since the time जब हमारे पास
गूगल वॉज नॉट यू हाँ नो जी। एक्टिव, और हमारे पोर्टफोलियोज हमारे सीडी उसमें हम पिक्चर्स शूट करके रखते थे. जी जी जी. सो पोर्टफोलियो तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, बट येस, टू काउंटर इट, आई हैव डन द स्मॉल टू फ्रॉम, आई मीन माय आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स रेंज फ्रॉम 100 square yard land to 100 hectares of land wherein we've done townships. And I've been a very passionately oriented architect. For me, even today, if I am offered the smallest of the project, say somebody wants just their toilets or bathrooms to be done, I'm more than happy to do it. मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ मेरी एनर्जी वहाँ पे क्लिक करनी चाहिए विद द क्लाइंट एंड विद द साइट. वंडरफुल. Yeah. सो टाउनशिप्स कर चुके हैं, कितने ही जगहों पे कितने ही क्लाइंट्स को उन्होंने अपना गाइडेंस दिया है. तो इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट और कौन होगा हमारे आचार्य जी से वास्तु के विषय में कुछ पूछने वाला. सो चलिए रुक करते हैं आचार्य जी की तरफ. आचार्य जी, आपने तो प्रोफाइल समझ भी लिया और आपको ज़्यादा कुछ इनके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स इकट्ठे कर भी चुके हैं. सो आचार्य जी, यहाँ से बात जो मैम की आती है और जहाँ मेरे को दर्शकों तक पहुँचानी है वो बात, वो ये निकल के आती है कि जब हम लोग इतनी जगहों के ऊपर जाते हैं एक जेनरिक सा ज्ञान लेकर, तो क्या वो ज्ञान वाकई में कारगर सिद्ध हो पाता है उस जगह के लिए, और नहीं हो पाता तो उसके पीछे वास्तु के कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए, आज के टाइम में गूगल में इसमें कोई दो राय नहीं है. आप केवल वास्तु लिखिए, आपको उसके ऊपर पूरी उसकी ज्ञान की बातें और पूरा कि जी बेसिक चीज़ें तो आपको सब मिलेगा ही मिलेगा उसके अंदर. जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर साउथ वेस्ट में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी सब कुछ लिखा होगा. मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% गलत होता है, कुछ है सही इसीलिए वो चल भी रहा है जी. लेकिन वो 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर एक वास्तु कंसल्टेंट की आवश्यकता ही नहीं थी. आज के टाइम में आप बीमारी लिखिए कि जी सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो दवाइयाँ भी आपको गूगल पे बता देता है. लेकिन हमें एक डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं. वो डॉक्टर, जो डॉक्टर की एक नॉलेज है, वो डॉक्टर हिसाब से ही अपने दवाइयाँ देता है. उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट जो होता है उसका काम, वो अपनी प्रैक्टिस से इतना ज़्यादा वो एम्पावर हो चुका होता है, वो साइट पे जाके समझ जाता है कि कौन सी एनर्जी कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है जी. एक बात. दूसरी बात, अब इस चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं चेक करने के, जो इंस्ट्रूमेंट से भी पता लग जाता है कि नेगेटिविटी किस जोन से ज़्यादा आ रही है जी. तीसरी बात, कुछ चीज़ें हैं जो है गूगल पे अवेलेबल, जिसे हम कहते हैं जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस है. कुछ चीज़ें जो हमारे ज़मीन से, सारा कुछ वास्तु ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने गूगल से पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली, वास्तु के हिसाब से बना ली, फिर भी घर में प्रॉब्लम आ रही है. वो कहाँ से आ रही है? तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस होता है. जियोपैथिक स्ट्रेस कई कारणों से आ सकता है. देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल रीजंस अबाउट इट, जिसमें हम वहाँ से नेगेटिव एनर्जी ज़मीन से ऊपर आ रही है. उसका कारण ये भी हो सकता है कि ज़मीन में कुछ ऐसे मटेरियल दबे हुए हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं. अब हुआ क्या है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, तेज़ी से लोग फैल रहे हैं, तो वो जहाँ जगह मिलती है, जो जगह मिलती है वहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं. और लोगों को क्या पता कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं. बिल्डिंग बनी हुई है, उन्होंने जगह ले ली, बात खत्म हो गई. अब खाली अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में ठीक है टॉयलेट नहीं बनाया, या साउथ वेस्ट में आपने अपना कमरा बना लिया सोने का, या कुछ भी आपने पढ़ के बना लिया, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब घर बन रहा होता है तो उस समय हमारा ड्रेनिंग सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा घर का ढलान किस तरफ को जा रहा है, घर के किस तरफ से हमारे को हवा ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो देखने की होती हैं उस पर्टिकुलर जगह. इन शॉर्ट हमारे को ये पता चला कि जो जेनरिक ज्ञान, यानी कि जिसने किसी ने ऊपरी ज्ञान आकर आपको दे दिया कि ये नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए और फलां जगह जो है वो आपको किचन बनानी चाहिए, तो ये ज्ञान के ऊपर एक स्टैम्प जो है वो किसी एक्सपर्ट की लगनी चाहिए. तो इसका ध्यान रखिएगा. मैम, जैसे आप तो टाउनशिप्स भी करती हैं और अभी आपने जिक्र किया कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि फाउंडेशन खड़ी हो जाती है तो सेकेंड या थर्ड फ्लोर कराने के लिए भी आपके पास काम लेके आते हैं लोग. तो ऐसी जगहों पर क्या आप ये चेक करती हैं कि सेकंड फ्लोर में क्या बना हुआ था वैसा ही थर्ड फ्लोर कर दिया जाए या ग्राउंड फ्लोर कर दिया जाए, ताकि एनर्जीज जो हैं वो इन सिंक रहें? कभी ऐसा थॉट आता है? सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं कहूँगी वास्तु आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करने का आता है तो हमें ये मेट्रो सिटीज़ में ही आता है, जहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ हाउसेज, वी आर टॉकिंग मोर ऑफ हाउसिंग, बिकॉज देर आर क्लस्टर्स एक के ऊपर एक. एंड अब सब यहाँ पर
हम शायद इनकी हेल्प के बिना कुछ कर ही नहीं पाते। Okay. मान लेते हैं एक टावर है जिसमें पूरे के पूरे में नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट्स हैं और उसमें हमारे हर फ्लोर का ऑक्यूपेंट अलग है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और जेनरिकली नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब यहाँ पर वी आर स्टक एज आर्किटेक्ट्स, हम अपने क्लाइंट के लिए उसको ऑप्शन नहीं दे सकते कि इस टॉयलेट को हटा के यहाँ पे मंदिर बना दीजिए, नहीं तो उसको टॉयलेट के बिना वो कैसे सरवाइव करेगा, टॉयलेट कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आचार्य जी से चाहूँगी कि वो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से ये हमें ऐसी स्टेट में हेल्प करते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसी कंडीशंस मेरे सामने भी आती हैं जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं। हमने कंबाइंड जब भी विजिट्स किए हैं कि एक ही बिल्डिंग है और उसमें नीचे से ऊपर तक मान लीजिए 4 फ्लोर हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, पर सारे के सारे टॉयलेट्स एक ही जगह बने हैं क्योंकि वो उसी कंडीशन में बन सकते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट एरिया है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हाउसिंग की, फ्लैट्स की, तो ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि पूरे घर में एक ही टॉयलेट हो। आपको गूगल पर एक नहीं 1000 रेमेडीज़ मिलेंगी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप ये रेमेडी कर लीजिए, आराम आ जाएगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को ठीक नहीं कर सकती। पहली बात, उसको अब कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। अब देखना ये है कि क्या उस घर में और भी टॉयलेट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। अगर हैं तो हम ये कहते हैं कि आप यहाँ पर मंदिर तो बना नहीं सकते, या आप वहाँ पर उसको एज अ टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, WC यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर आप अपने नहाने का स्थान तो रख सकते हैं। आप एज अ क्या कहते हैं बेदिंग रूम, यू कैन यूज़ इट। आप वहाँ पर जाके नहा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम पर्टिकुलरली उस वहाँ पर जो टॉयलेट है उस टॉयलेट शीट को वहाँ पर बंद करवा देते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे कि वो जो वास्तु सॉल्ट है जो नेगेटिव एनर्जी को ऊपर और नीचे से ना आने दे। ऐसे ही उसके छत पे भी डालते हैं नमक थोड़ा सा, जिससे वो एनर्जीज ऊपर या नीचे से ना आ पाएँ। फिर उसको हम एज अ बेदिंग रूम यूज़ कर सकते हैं। प्लस अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है, टॉयलेट ही एक है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए यहाँ पर अब एस्ट्रो की यूज़ भी हम करते हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए किसी ने आज घर खरीदा है तो वो और 6 महीने में, साल में दोबारा घर खरीद कर चेंज करने जाएगा, क्योंकि घर खरीदना या चेंज करना, या मैं कह रहा हूँ रेंट पे भी वो इतना आसान काम नहीं रह गया आज के टाइम। वो बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। तो ये देख लिया जाता है कि जी कितना ये पोटेंशियल है सामने वाले व्यक्ति में इस नेगेटिव एनर्जी को बीइंग एस्ट्रोलॉजिकली उसको झेलने के लिए, कितनी ताकत है उसके पास। अगर तो है तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी कर लीजिए, यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है पर कहीं बाकी और चीज़ों को हम चैनल कर लें तो कुछ पॉजिटिविटी को जनरेट किया जा सके। एक यंत्र बनता है जिसे हम वास्तु यंत्र कहते हैं, जो कि नेगेटिविटी अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, पॉजिटिविटी जनरेट नहीं करता है। तो उस किस्म का एक यंत्र वहाँ के बना के लगा दिया जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो केवल एक टाइम बीइंग सपोर्ट की तरीके से है। उससे आप ये मान लो कि जी रेमेडी हो गई और बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये निर्भर करता है कि सामने वाले की एस्ट्रोलॉजिकली कितनी पावर है, कितनी वो नेगेटिविटी को अपने पास एज ए इम्पैक्ट वो झेल सकता है, उसका कितना इम्पैक्ट झेल सकता है, उसकी कितनी पावर। एक चलते चलते आखिर में क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो मैम से लेना ज़रूरी है। वो मैम आपने टाउनशिप्स भी डेवलप करे हैं, करेक्ट। तो आपने एक हाउस को भी डेवलप किया है, आपने हाउसिंग्स भी डेवलप करी हैं। अब ये तीनों टर्म्स में बहुत अंतर आ जाता है जब हम उसको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम टाउनशिप को डेवलप कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ न केवल घर ही देखा जाता है बल्कि ये भी देखा जाता है कौन सी सड़क का कैसा मोड होना चाहिए, उस मोड के ऊपर ऐसा क्या होना चाहिए जो कि सोसाइटी को भी एक खुशनुमा बना दे और वहाँ रहने लायक जगह बने, और साथ ही में वो सोसाइटी जो है वो एक अच्छी आबादी को सपोर्ट करने लायक बने। करेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू वी कॉल इट, आप जेनरिक लीजिए जैसे कैंपस डेवलपमेंट, राइट। अब इस कैंपस में जब हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, इस कैंपस में एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी आएगा। तो पहले तो नेसेसिटी से स्टार्ट होगा ना, बिजली कहाँ से आएगी, एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आएगा या ट्रांसफार्मर आएगा, कुछ तो आएगा। देन आपका पंप हाउस आएगा जहाँ पे आपका पानी का अरेंजमेंट होगा, कुछ बोरवेल्स बनेंगे। पहले तो ये बेसिक नेसेसिटीज़, रोड नेटवर्क जो हमारा फिज़िकल लेआउट है वो तो बाद में आएगा। सो सबसे पहले बहुत ही फॉर्चुनेट होता है कि इनकी पोजीशनिंग हम एज़ पर वास्तु डालें, बाकी की चीज़ें खुद ब खुद सेट होने बैठ जाएंगी। दोस्तों, वास्तु एक बहुत ही पुरातन एक विज्ञान है
और हमने उसको बस अभी अभी कुछ साल पहले ही छोड़ा है। फिर से अपने जीवन में ढालने का अब समय आ चुका है। वास्तु के बिना यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को डिज़ाइन करवाया है तो कहीं ना कहीं आपको एक राय लेनी बनती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। तथा वास्तु के अंदर हम बहुत से और ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आने वाले हैं जो इसी प्रकार का ज्ञान आपसे शेयर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।